नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और आप लोगों में जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था तो उनको पता होगा कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हार्ड था और इस वजह से मेंस की तैयारी को लेके बहुत सारे संशय की स्थितियां आप लोग के मन में अभी है। और आज का जो ये लेक्चर है ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस की तैयारी यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छा खासा समय मिला। कोरोना के कारण जो है एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ, लेकिन मेंस की डेट फिक्स है। 10 अप्रैल को मेंस होना है, 10 और 11 अप्रैल को, और जिसमें बदलाव की कोई भी गुंजाइश अभी नज़र नहीं आती है। तो अभी आपके पास अगर देखा जाए तो 60 दिन का समय है। हालांकि केवल 60 दिन भी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना, एक साथ तैयारी करना ही सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। लेकिन इन 60 दिनों में अगर इससे पहले आपने मेंस की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेंस के बारे में आप उसका सिलेबस भी नहीं जानते हैं, तो इन 60 दिनों में अगर आप मेहनत करें और किस तरह से आप जो है पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा जो है मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो डेट है, आप लोग जानते हैं कि ये आयोग का जो संशोधित कैलेंडर जारी हुआ था, इसमें ये डेट 10 अप्रैल 2022 है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 महीने से कुछ ज़्यादा का समय यानी कि लगभग 60 दिनों का समय अभी से शेष है। और मैंने यही सलाह दी थी, जो अंतिम वीडियो था हमारा, जो है कि अगर आप जो है कट ऑफ मार्क्स के आसपास हैं, 5-7 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपका मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं भी क्वालिफाई होता है तो पढ़ने से आपका जो है कोई नुकसान नहीं होने वाला है और कभी ना कभी जो है वो सब चीज़ें आगे काम आएंगी। तो डेट तय है 10 अप्रैल और समय भी कम है। अब इस पीरियड में हम किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या सेगमेंट्स इसमें होते हैं, उनमें किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो आप लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। आज हम लोग कट ऑफ की कोई चर्चा नहीं करेंगे, कट ऑफ के बारे में डिस्कशन जो है एक वीडियो में हो चुका है और रिजल्ट के बाद ही जो है अब इस बारे में आगे कोई बात होगी। और आप लोग का एक सवाल है, काफ़ी पूछा आप लोगों ने कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर आप जो है पिछला एग्ज़ाम याद करें, 2016 का जो हुआ था, तो 2016 प्रीलिम्स जो है सितंबर में हुआ था और अक्टूबर में उसका रिजल्ट आ गया था, लगभग 40 दिनों में। तो इस तरह से देखें तो 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं अगर आयोग उसी तत्परता से काम करेगा जो फिलहाल उम्मीद है, तो 10 जनवरी के आसपास आपका 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। मैक्सिमम 15 जनवरी तक जो है ज़रूर आ जाना चाहिए। तो अगर आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे, यानी अगर आप 5, 10 या 15 जनवरी तक का वेट करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है 3 महीने से भी कम का समय बचेगा आपके सामने, यानी 2.5 महीने का लगभग समय बचेगा मेंस की तैयारी के लिए। और ये स्थिति जो है आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि हमने जो पिछले भी हमारे अनुभव है, पिछला बैच जो हम लोगों ने संचालित किया, जिसमें से हम लोगों ने 8 सिलेक्शन दिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में। तो हमारा यही एक्सपीरियंस था कि जो लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते हैं या ये सोचते हैं जब प्री का परिणाम हम देख लेंगे उसके बाद ही मेंस की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए चीज़ें निश्चित रूप से मुश्किल हो जाती हैं। भले हो कितने अच्छे स्टूडेंट हों, कितने भी अच्छे स्कॉलर हों, लेकिन थोड़ा सिलेबस इसका ऐसा है कि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आलेखन वाला पार्ट जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है तैयारी अगर आपको करनी है तो अभी से आप जो है शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले नज़र डाल लेते हैं कि अब से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं समीक्षा अधिकारी की, उसमें जो फाइनल कट ऑफ गया है वो क्या गया है। तो ये जो है आप ये भी जानते हैं कि प्रीलिम्स का मेंस के कट ऑफ में या मेंस के नंबरों में कोई भी योगदान नहीं होता है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मेंस की ही जो कट ऑफ होती है, मेंस की जो मेरिट होती है, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये 2010 से लेके अभी तक के सारे एग्ज़ाम्स का जो है विवरण है आपके सामने। और 2014 तक जो है
निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी मेंस में। अब तो प्रीलिम्स और मेंस में भी है, 2016 और 17 दोनों में हुई और 2021 में भी ये लागू है। तो 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी फाइनल, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और उसमें जो लोग सेलेक्टेड हैं उनको जो है उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग भी आज की डेट में हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो है इसका फाइनल कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर की आयोग के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। और पिछली बार भी यही हुआ था, 2017 का एग्ज़ाम जिससे पहले हुआ था, लगभग 1 साल के बाद जो है इसका फाइनल कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था। तो इसके लिए जो लोग 2016 में सेलेक्टेड हैं या नहीं भी सेलेक्टेड हैं, उनको जो है आयोग को पत्र लिख के जो है एक बार ज़रूर ये याद दिलाना चाहिए कि इसका अभी कट ऑफ पेंडिंग है, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस जो लोगों ने मेंस दिया है उनको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप कॉपी देखने के लिए भी आरटीआई का जो है प्रयोग करके कॉपी आयोग में देख सकते हैं। 2017 जिसका हमारे पास कट ऑफ अवेलेबल है, उसमें जो है समीक्षा अधिकारी सचिवालय, क्योंकि कई कैटेगरीज में अलग अलग होता है, समीक्षा अधिकारी सचिवालय में सामान्य वर्ग की समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए जो है न्यूनतम जो सिलेक्शन हुआ था 278 पे हुआ था। आगे हम देखते हैं, ये अमर उजाला में पूरा निकला था, बाकी विज्ञप्ति भी इसकी आई थी आयोग की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की मैंने बात की, तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनारक्षित में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अधिकतम 294 गया था और न्यूनतम 278। तो कट ऑफ हम लोग न्यूनतम को ही कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा हुआ, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जिस भी ग्रुप में आते हो, इनमें से आप जो है कट ऑफ मार्क्स यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग जो है यहाँ पर बताने का औचित्य नहीं है। ये केवल एक आपको टारगेट समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से यूपीपीएससी का जो समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ है वो 278 गया था अनरिजर्व का, राजस्व परिषद का 278 गया था, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय का कम जाता है, ये जो है 216 गया था अनारक्षित का। और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एआरओ की पोस्ट है उसका 210 गया था और राजस्व परिषद में जो है जो एआरओ की पोस्ट है उसका 222 गया था। तो ये पूरा जो है कट ऑफ का विवरण है। कहने का अर्थ सीधा सा यही है कि आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है एक लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए कि हमको कितने जो है न्यूनतम अंकों के लिए कम से कम हमको मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा प्रयास तो अधिकतम के लिए ही होता है। हम कभी न्यूनतम सोच के पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी हम कितना कम जो है कहाँ तक जाके हम सेफ हैं, ये चीज़ जो है हमको पहले से सोचनी चाहिए। तो अगर आप 285 को एक टारगेट लेके चलते हैं, ये न्यूनतम की बात हम कर रहे हैं। वैसे हमको हमेशा पढ़ाई जो है 300 प्लस के लिए ही करनी चाहिए। टोटल 400 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है मेंस का। इसमें अगर हम 300 प्लस के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होना है और इसी स्ट्रेटजी पे हमको काम करना है। लेकिन 285 प्लस जो एक न्यूनतम जो है मानक है जिस पर आप जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं और इस प्रतिष्ठित पद पर जो है नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये हो गई जो है हमारे स्ट्रेटजी में कि हमको जो है कितने नंबर्स के लिए फाइट करनी है, अभी तक की ट्रेंड क्या रहा है। तो निश्चित रूप से 285 प्लस का जो है आपको एक टारगेट अभी से सेट करके आगे बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा सा जो है 2022-23 के प्रीलिम्स के लिए बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी आप लोग की इंक्वायरीज़ हैं, कमेंट्स हैं। तो देखिए 2022-23 में पोस्ट निश्चित रूप से आएगी और ये पोस्ट कब आएगी ये अभी कोई नहीं कह सकता। आयोग का आप जो है रवैया जानते हैं। हो सकता है जो आयोग का अगला कैलेंडर आने वाला हो 2022 का, उसमें पहले से ही मेंशन कर दिया जाए, लेकिन ये पोस्ट कब आएगी ये जो है तय होगा जुलाई के बाद। जुलाई के बाद ही जो है इसमें कोई भी संभावना है और 2022 में भी एग्ज़ाम हो सकता है या 2023 की शुरुआत में एग्ज़ाम हो सकता है। तो वो लोग जो किसी वजह से अभी तक जो है समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं,
वो 2022-23 के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया था और आप लोग की ही डिमांड पे स्टार्ट किया था। तो फाउंडेशन कोर्स से अगर आपको जुड़ना हो, उसमें आपको जो है पूरी तैयारी बेस से लेके जो है और टॉप लेवल तक जितनी रिक्वायर्ड है कराई जाएगी, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और वीडियो लेक्चर्स की आपको पीडीएफ में नोट्स भी दिया जाएगा। साथ में आपको जो है अन्य तरह से भी ग्रुप के माध्यम से भी जो है हमेशा गाइड किया जाएगा। तो अगर आप जो है फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए, आपको सारी डिटेल जो है रिप्लाई में मिल जाएगी। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका आपने कुछ का इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर देखा होगा। 8-9 सिलेक्शन हमने जो है लास्ट दिए हैं और इस बार यही चाहते हैं कि हमारा जो है ये रेशियो जो है, ये अनुपात और आगे बढ़े। तो हम इसके लिए आगे जो है मेहनत करने जा रहे हैं आप लोग के साथ। ROARO मेंस जो है 2021, जो लोग ये एक निश्चित उस पर आ गए हैं कि हाँ अब जो है मुझे मेंस की तैयारी करनी ही है, क्योंकि हमारा प्री जो है क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपने जो है बहुत से चैनलों पर अलग अलग कट ऑफ के प्रिडिक्शंस देखे हैं, सुने हैं, और स्वयं भी आपके कुछ अनुमान हैं। मैंने भी जो है अपना जो बेस्ट एफर्ट था वो करके आपको जो है कट ऑफ के बारे में बताया था। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो है उसके आसपास हैं या आप श्योरिटी की स्टेज में है कि आपको पता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी किताब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कुछ भी अलग से आपको मटेरियल नहीं बताऊँगा, सब कुछ आपको कोर्स में ही मिलेगा। सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी, आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको ग्रुप में जो है आपका जो है आंसर राइटिंग का जो है टेस्ट लिया जाएगा जब एग्ज़ाम के जो है 2 महीने पहले से जो है, और वो रेगुलरली जो है एग्ज़ाम तक चलेगा। निबंध लेखन, मतलब कुल मिलाकर जो है अगर आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आपका मैं सिलेक्शन करा दूंगा, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी जरूर दूंगा कि जितना आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे इस कोर्स में, उससे ज़्यादा, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उससे ज़्यादा जो है हम लोग मेहनत करते हैं। और मेंस में जो है ये आपके सामने जो है सिलेक्शन भी आपने देखे हैं, और निश्चित रूप से जो है इससे कई गुना ज़्यादा सिलेक्शन जो है इस बार हम देने जा रहे हैं। तो क्या हमारी संरचना होगी मुख्य प्रोग्राम की, किस तरह से हम जो है नोट्स, पीडीएफ और तैयारी कराते हैं, लेक्चर्स देते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। विशेष फोकस हमारा निबंध पे और आलेखन वाले पोर्शन पे रहता है, क्योंकि इसमें जो है रेगुलर प्रैक्टिस करके और आपकी जो एरर्स हैं, जो आप लिखने में गलतियाँ करते हैं, उन एरर फाइंडिंग, उसी पे काम करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित हैं, और 1 to 1 इसमें जो है हम बात करते हैं। जिसकी कॉपी चेक करते हैं उसको फ़ोन कॉल करके, उसको मैसेज करके हर तरीके से इसकी कमियां बताते हैं और क्या सुधार करना है, अगली बार क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सब जो है लगातार डिस्कशन करता है। तो कुल मिला के जो है ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, ये 1 वे प्रोग्राम नहीं है कि हमने आपको मटेरियल दे दिया और लेक्चर दे दिया और आपसे कहा कि आप पढ़िए और ख़ुद से करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो पढ़ाएंगे, जो आपको बताएंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है आपके साथ लग के आपको, आप में जितना ज़्यादा हम सुधार करा सकते हैं उसके लिए हम अनवरत प्रयासरत रहेंगे। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ROARO मेंस लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है पूरा शेड्यूल किस तरह से करना है ये सब पता चल जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं कि समीक्षा अधिकारी जो मुख्य परीक्षा है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब प्रीलिम्स से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स जो भी हों वो मुख्य परीक्षा में नहीं ऐड होने हैं। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है जो आपको समझनी है। तो ये जो है पाठ्यक्रम की संरचना है, ये स्ट्रक्चरिंग है, किस तरह से हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले जो है 2 सेगमेंट होते हैं। सामान्य अध्ययन, जीएस, बिल्कुल वही जीएस है, कोई अंतर नहीं है। सिलेबस में एक शब्द, एक मात्रा पाई का अंतर नहीं है। जो आप प्रीलिम्स में करके आए हैं वही आपको जो है मेंस में करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स में 140 किए थे,
यहाँ पर अंतर इतना हो गया है कि 120 आएंगे, यानी 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कम हो जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और ये जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। तो चूँकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छी तैयारी की थी, तभी आप प्रीलिम्स का क्वालिफाई कर पाए हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सेगमेंट्स आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हों, लेकिन फिर भी आप जो है क्वालिफाई करने की स्थिति में आ गए हों। तो यहाँ पर बस यही कहना कि जिस लय को आप लेके चले थे उस लय को मेंटेन रखिए। बहुत ज़्यादा भी समय देना नहीं है। आप 2 घंटे अगर जो है जीएस को रोज़ रेगुलरली उसी जो है तारतम्यता के साथ पढ़ेंगे जिससे आपने प्री में पढ़ा था, तो अब जो है आपको ज़्यादातर चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको नया शायद ही कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़े, केवल एग्ज़ाम के जो है हिसाब से जो है आप करंट अफेयर्स जो है आपको नया पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है? 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स जो है सफिशिएंट रहेगा। और इधर जो है आप 1 अप्रैल से ले लीजिए, 1 अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2022 तक करंट अफेयर्स आपको जो है तैयार करना होगा। क्योंकि आपने इस बार का जो जीएस का पेपर देखा, वहाँ पर आपने ये भी देखा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत रीसेंट करंट पूछा जाए, आपसे 2 साल पहले का भी कोई समसामयिक घटनाक्रम पूछा जा सकता है। योजनाएं कभी कितनी भी पुरानी हो पूछी जा सकती हैं। कई सारे जो है सबक थे जो आपको देखने चाहिए। और जीएस में खास चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि पेपर, न्यूज़पेपर पर विशेषकर ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर के अगर आप संपर्क में बने रहेंगे, रोज़ 1 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर को देते हैं, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भी देता, कोई स्टूडेंट नहीं भी है, तो एक हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आपको थोड़ा एक अलग नज़रिए से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप अब जो है राइटिंग स्किल आपकी चेक होने वाली है। आपका निबंध, आपका जो है सारांश लेखन, आपका भावार्थ लेखन, सब कुछ पूछा जाना है। तो जितना अधिक आप पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लेख पढ़ेंगे, संपादकीय पढ़ेंगे, जितना भी गहराई से जो है टॉपिक्स को समझेंगे, जो करंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं में से निबंध आने, निबंध कहीं अलग से नहीं आने। कुछ पोर्शन निबंध का स्टैटिक होता है, लेकिन जो है जो करंट से रिलेटेड निबंध है वो पिछले 6 महीने 8 महीने का जो घटनाक्रम है इसी में से आ जाएगा। इसलिए संपादकीय आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ एक कॉलम संपादकीय का इस तरह से होता है जो आपके काम का होता है। तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। आप सुबह नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए आप सुबह एक जनरल रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की, तो उसको शाम को के लिए रख दीजिए। उस पर जो है शाम को आराम से समय देके 2 बार 3 बार उसको पढ़ने का प्रयास करिए। तो सामान्य अध्ययन में सब कुछ वैसे ही करना है, करंट को थोड़ा सा जो है आपको अपडेट करना है और चीज़ों को आपको रेगुलर तरीके से जो है रिवीजन के मोड में आपको लगातार बने रहना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब तो मुझे आलेखन पे ज़्यादा फोकस करना है तो मैं जीएस छोड़ दूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 120 नंबर है और 120 नंबर आप इस स्ट्रक्चरिंग में देख रहे हैं। 400 में 120 नंबर जो है काफ़ी मायने रखता है। इसको आप जो है बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अभी क्या टारगेटिंग होनी चाहिए आपकी, ये भी हम आगे बात करते हैं। अब सामान्य हिंदी, ये जो है मेंस में सामान्य हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है ये वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि आपके नंबर आप क्वेश्चंस कम हो गए, केवल 30 क्वेश्चन आएंगे। एक टॉपिक कम हो गया, पर्यायवाची को हटा दिया गया, 5 टॉपिक बचे, लेकिन आपका जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो ये आपके लिए वरदान हो गया, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से तैयार करके आए हैं। आप 55+ वाली रणनीति निश्चित रूप से जो है आपने 55+ किया है प्रीलिम्स में, तभी आप मेंस के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है 50+ किया हो, जीएस में उससे ज़्यादा अच्छा कर लिया हो, लेकिन एक मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 54, 55, 56, 57, 58, 60 तक जो है उन्होंने किया होगा। तो ये एक वरदान है आपके लिए और इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, केवल 1 घंटा डेली। अगर जीएस को आप 2 से ढाई घंटा दे रहे हैं तो इसके लिए केवल 1 घंटा जो आपने पढ़ा था उसी को लगातार जो है आपको प्रैक्टिस में रखना है। और 30 क्वेश्चन केवल आपको मिलेंगे, नंबर उसके 60 मिलेंगे और इसमें आप जानते हैं कि आप 60 में 60 पूरे नंबर ला सकते हैं। पर्यायवाची जो एक कठिन सेगमेंट आप लोग मानते थे वो यहाँ पर हट चुका है। तो ये भी एक जो है प्लस पॉइंट है मेंस के हिसाब से।
तो ये दो चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव होती हैं। इसके बाद जो है ये तीन चीज़ें जो है आपकी डे 1 को होती हैं। आप जानते होंगे ही कि 2 दिनों तक जो है हमारी मेंस की परीक्षा चलती है। तो डे 1 में जीएस ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव और सामान्य हिंदी आलेखन, जिसको हम लिखित परीक्षा कहते हैं, जिसमें 7 सेगमेंट होते हैं। 7 कौन से होते हैं सब आगे चर्चा करेंगे। तो ये 7 सेगमेंट जो है 100 नंबर के होते हैं। इसको पूरा लिखना ही लिखना है, इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। और लिखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं चलेगा, रटने वाली चीज़ें ही नहीं है इसमें। इसके बाद हिंदी निबंध, ये जो है, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं ये सभी जो है एक समान कर लेते हैं, लगभग एक समान कर लेते हैं। जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है एस्से, निबंध। 120 नंबर का निबंध है टोटल, 3 निबंध लिखने होते हैं, 40 नंबर का एक निबंध होता है और 120 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जिसमें जो लोग 75 और 80 के ऊपर जाते हैं निश्चित रूप से जो है वो मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। सामान्य मार्किंग कितनी होती है? 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर और हद से हद 65 नंबर। ये जनरल मार्किंग होती है अगर आप एक सामान्य तरह से निबंध लिखते हैं। निबंध के बारे में जो है इसी चैनल पर जो है लास्ट ईयर के 2-3 वीडियो मेरे अपलोड हैं, कैसे लिखना चाहिए, 2-3 उदाहरण भी हैं, आप उसको देख लीजिए। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी कि निबंध कैसे तैयारी करनी चाहिए। और निबंध का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, तो निबंध की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। अब आगे हम सेगमेंट वाइज चलते हैं कि अगर हमको ये 285 वाला अपना टारगेट अचीव करना है और समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर जाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या इन सेक्शंस में हमको किस तरह से अपनी रणनीति डिसाइड करनी चाहिए। तो देखिए, जो जीएस है, मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन भले कम हो गए हों लेकिन टारगेट आपका बहुत हाई है। कहने को 80 प्लस 85 प्लस बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जो लोगों ने इस बार का जीएस का पेपर दिया है वो जानते हैं कि इतना आसान ये है नहीं। लेकिन एक राहत भरी बात यह है कि जो मुख्य परीक्षा का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो जीएस का हो, दोनों ही प्री से अपेक्षाकृत आसान होते हैं। इतना हार्ड लेवल या इतना टफ लेवल उसका नहीं होता है। तो सामान्य अध्ययन आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको जो है लगातार रिवीजन में रहना है, जो कमियां आपने पढ़ने में छोड़ी थी उसको लगातार अपडेट करना है, करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है और किसी भी तरह के अनप्रेडिक्टेबल पेपर के लिए भी तैयार रहना है। और आपको 80 से 85 प्रश्न कम से कम जो है इस सेक्शन में गेन करने होंगे। ये बिल्कुल सधी हुई समीकरण है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उससे बहुत ऊपर कहीं नहीं जा सकते। अगर मैं कहूँ जो है कि आप 120 में निबंध में 95-100 ले आए, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह असंभव है, लेकिन ये किया भी है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इस समय वहाँ पर सचिवालय में हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, और उन्होंने 90 प्लस 95 प्लस तक जो है गेन किया है। तो ये असंभव भी नहीं है, लेकिन एक सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो 80 प्लस का जो टारगेट है ये अपने आप में अचीवेबल है। मतलब इसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से जीएस में आपको 80 प्लस रहने के लिए लगातार जो है जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है और चीज़ों को अपडेट करते रहना है। और न्यूज़पेपर से जो जीएस निकले उसको भी आपको ध्यान देना। न्यूज़पेपर का मतलब केवल करंट अफेयर्स नहीं होता है, न्यूज़पेपर में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो करंट को लिए हुए उसमें जीएस समाहित होता है। और आयोग का जो अब पैटर्न बदला है, आप देख रहे हैं 2 साल से, और जो फोकस चेंज हुआ है वो इसी तरह से है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है जीएस के कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर और किसी सामयिक घटना से रिलेट करते हुए पूछे गए थे। तो आपको जीएस की तैयारी उसी रिदम में करनी है और लगातार जो है अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए। एक बात यहाँ पर ये होती है कि जीएस या ये मुख्य परीक्षा जो है इसके लिए कितना घंटा पढ़ना सफिशिएंट होगा। तो देखिए, प्रीलिम्स था, आपके पास बहुत
लंबा चौड़ा समय था, आपको 1 साल का लगभग समय मिल गया जो है फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि एग्ज़ाम टला भी जो है। लेकिन वहाँ पर आपने अगर 4 घंटे भी पढ़ा होगा, 5 घंटे भी डेली पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 3 ही 4 घंटे के औसत से पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने शुरुआत में कुछ नहीं पढ़ा, आखिरी में पढ़ा, तो मतलब वहाँ पर आपने इर्रेगुलर तरीके से भी अगर जो है एक एवरेज 3-4 घंटे पढ़ाई की थी तो आप जो है इस स्थिति में आ पाए कि आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। लेकिन मेंस में आपको समय ही इतना नहीं दिया गया है। आपके पास जो है आपको 4 महीने का समय दिया गया था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद से, और जिसमें से आपके पास अब जो है 3.5 महीने का समय है लगभग जो है। तो 3.5 महीने का जो समय है इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप जो है चीज़ों को अप एंड डाउन कर पाएंगे। अगर आप जॉब में भी हैं, वर्किंग हैं, तब भी आपको किसी भी हालत में जो है 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, और वैसे इसमें सुनिश्चित सफलता के लिए 10 से 12 घंटे का आपका कम से कम जो है प्रयास होना चाहिए। तो जो लोग जॉब में हैं, किसी उसमें हैं, और अगर उनका प्रीवियस कोई अनुभव नहीं है मेंस का, मान लीजिए वो मेंस दे रहे हैं 1 साल 2 साल से, तब तो उनके लिए 5 घंटे पढ़ के भी काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल मेंस से अनभिज्ञ हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से जो है 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है चाहे छुट्टी ले लेनी चाहिए, किसी न किसी तरह से इसको मैनेज करना होगा। इसी तरह से सामान्य हिंदी जो ऑप्शनल है, इसमें आपको ये जो 60 हैं नंबर, कोशिश करना है कि 60 में 60 आपको मिल जाए, और मिल सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स की ईमानदारी से तैयारी की थी तो आप निश्चित रूप से जो है इसमें 60 में 60 नंबर ला सकते हैं। फिर भी यहाँ टारगेट जो है आपको 55 प्लस का दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन 30 हैं और अंक जो है 2 गुने हैं। सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो यही है कि इसमें आपको 30 क्वेश्चन मात्र सॉल्व करने हैं 60 नंबर के लिए, और ये ऐसा सेगमेंट है अगर आप इसमें 55 प्लस तो आपको लाना ही लाना होगा किसी भी स्थिति में। तो इसके लिए आप जिन किताबों का अभी तक अध्ययन करते आए हैं, आप उन्हीं स्रोतों को रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी संस्थान की जो ई बुक है हिंदी की, मैंने जैसे कि जब पेपर सॉल्व कराया था तो आपको दिखाया भी था कि किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन आया है, और हमने जो है 57 क्वेश्चन, 60 में 57 क्वेश्चन जो है हमारी ई बुक PDF से आया है। तो आप जो है अगर उसको प्राप्त करना चाहें तो आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप पर लॉगिन करिए, अगर नए हैं तो लॉगिन बनाकर, साइन अप बनाकर लॉगिन करिए, और PDF एंड ई बुक्स जो सेक्शन है उसमें जाकर जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सामान्य हिंदी लिखित परीक्षा की, जिसको हम लोग हिंदी आलेखन भी कहते हैं। इसमें 7 सेगमेंट होते हैं, और इसमें जो है मार्किंग हार्ड होती है, आपकी कोई भी गलती इसमें क्षमा नहीं की जाती है। और एक बात अच्छे से जान कर चलिएगा कि सामान्य हिंदी लिखित और हिंदी निबंध, ये कॉपियाँ जो है इसका कोई अलग से एक्सपर्ट नहीं आता है, जो हिंदी के विद्वान शिक्षक हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये कापियाँ चेक की जाती हैं। तो अगर कोई हिंदी का टीचर होता है तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये जो है उसकी पहली प्राथमिकता होती है। जिन लोगों ने अपनी मेंस की कापियाँ देखी हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपने एक मुहावरे का जो है अर्थ सहित वाक्य प्रयोग किया है और उसमें 2 शब्द आपने जो है वर्तनी के अशुद्ध लिखे हैं, तो आपने कितना भी सटीक वाक्य प्रयोग किया होगा, कितना भी सटीक अर्थ लिखा होगा, निश्चित रूप से आपको आधे नंबर भी नहीं मिले होंगे और नहीं मिलते हैं। आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से या जिसने अभी तक अपनी कॉपी देखी हो आयोग में जाकर उनसे बात करके देखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक को बिल्कुल भी अवॉइड टीचर नहीं करते हैं कॉपी चेक करने में। तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं सही लिख रहा हूँ, मैं जो है थ्योरेटिकली हर चीज़ को सही लिख के आया हूँ, अच्छा लिख के आया हूँ, आपने मिस्टेक्स भले कितनी भी की हो स्पेलिंग मिस्टेक तो आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए कि बिल्कुल भी ना होने पाए। और यही चीज़ जो है निबंध के साथ भी लागू होती है। निबंध में भी स्पेलिंग का जो है बहुत ही महत्व है। निबंध आप कितना भी साफ सुथरा अच्छा लिखें, कितना भी टू दी पॉइंट लिखें, लेकिन अगर आपने
5-6 शब्द जो है वहाँ पर गलत लिख दिए, उनकी जो है स्पेलिंग गलत है, तो निश्चित रूप से आपका पूरा निबंध जो है 40 नंबर का वो प्रभावित होने वाला है और आधे से ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सेगमेंट हो गया। अब हम जो है इसमें एक एक चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। ये जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो है पूर्णांक जो है 120 हो जाता है और प्रश्न 120 हो जाते हैं, उसमें कोई भी सिलेबस में अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर एक अनुभव जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेंस में जीएस का पेपर होता है, इसमें एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, जनगणना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो है जो 4-5 सेगमेंट हैं, इनका जो है थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिखाई देता है। आप पुराने पेपर्स को उठा के देखिए तो आपको निश्चित रूप से ये बात स्वयं भी आप ये महसूस करेंगे। तो आप जो है इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी जो है रेगुलरिटी के साथ चलिए, क्योंकि आपको 120 में 80 प्लस किसी भी हालत में इसमें लेके जाना है और निगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स की तरह यहाँ भी लगी हुई है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब हिंदी का परंपरागत पेपर जो कन्वेंशनल पेपर होता है, जिसमें आपको, जिसको हम हिंदी आलेखन का पार्ट कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर आप पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए एक ये बिल्कुल नए तरह की एक अनोखी चुनौती है। जो चीज़ें आपने हाई स्कूल में और 8वें 9वें में पढ़ी थी, इंटर में अगर पढ़ी होगी, वही चीज़ें फिर आपके सामने आएंगी और उस बीच आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ों से। पहले 100 नंबर की क्या संरचना है, इसको समझते हुए चलते हैं। एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, जो पहला प्रश्न होगा उसमें उसका आपको शीर्षक लिखना होगा। शीर्षक लिखना होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। उसका आपको शीर्षक लिखना होगा, उसका सारांश लिखना होगा और 3 उसमें अंडरलाइंड पोर्शन होंगे, रेखांकित अंश होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी 3 जो है अंशों की। तो ये 21 नंबर का है और अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 16-17 नंबर बहुत आराम से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें मार्क्स बहुत हार्ड मार्किंग होती है, मैं पहले भी कह दूं कि इतना आसान भी नहीं है। इसमें गलतियां कहीं पर भी जो है अवॉइड नहीं की जाती हैं परीक्षकों के द्वारा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस जो लोग जो है हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए इस चीज़ को समझिएगा। तो उन जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं, चाहे हरदेव बारी साहब हों, वासुदेव नंदन हो, राघव प्रकाश जी हों, पृथ्वीनाथ पांडे साहब हों, या जो भी आपके पास मानक किताबें हैं, उनमें ये चैप्टर जरूर दिया हुआ है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसमें सारांश की जगह संक्षेपण कराया गया हो। तो सारांश और संक्षेपण में अंतर है दोस्तों। सारांश में क्या होता है, संक्षेपण पहले समझिए। मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, उसको संक्षिप्त करना, 1/3 तक उसको ले आना, 1/4 तक ले आना, क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती है। सारांश में क्या होता है, सारांश में कोई भी क्रम नहीं देखा जाता। मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, आपको उसका जो सार तत्व है वो आखिरी पैरा में मिल रहा है, आखिरी लाइनों में मिल रहा है, तो आप शुरुआत वहां से कर सकते हैं। और आपके सामने ये भी मजबूरी नहीं है कि आप जो पैराग्राफ में शब्द हैं, जो है पूरा लिखा हुआ है, वही मैटर आपको जो है संक्षिप्त करना है। आपको केवल उसका सार समझना है, उसका जीस्ट क्या है, और उस जीस्ट को ही अपने शब्दों में 1/3 1/4 शब्दों में लिखना है। इसका भी एक डेमो वीडियो जो है आप देख सकते हैं, चैनल पर ही अपलोड है। लास्ट ईयर जो है मेंस के समय अपलोड किया था मैंने, और अभी आगे भी जो है आपको वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पर सार लेखन करना है, सारांश लेखन करना है, ना कि संक्षेपण करना है। पीसीएस मेंस में संक्षेपण भी पूछा जाता है। तो ये जो है हो गया। इसके बाद जो है सरकारी पत्र, जो लोग कभी मेंस की तैयारी नहीं की होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है, क्योंकि सरकारी पत्र का एक निश्चित फॉर्मेट है। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जो है, लेकिन किसी ने जो है केंद्र सरकार के अनुसार जो है पत्रों को लिखा है, किसी ने जो है काफ़ी पुराने फॉर्मेट्स को लिया है,
या वो जो है हमारे जो सरकारी पत्राचार है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे मेल नहीं खाता। तो जो हम जो है तैयारी कराते हैं उसका आप जो है एक डेमो अपलोड भी है, आप देखिएगा। उसमें जो है सरकारी जो है पत्र किस प्रकार लिखते हैं, उसकी क्या ड्राफ्टिंग होती है, मार्जिन किस तरह सेट करते हैं, अलाइनमेंट का क्या रोल होता है, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगता है, अगर जो अंडरसाइंड है यानी जो पत्र पे साइन करने वाला अधिकारी है उसके नाम को ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है, कितनी जगह छोड़नी है। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जिन पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। कॉमा फुल स्टॉप तक पर जो है मार्क्स कटते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना होगा पत्र लेखन में। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो सरकारी एक पत्र दे दिया जाता है, उसमें उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना होता है। ये सबसे आसान, अगर इस पूरे सेगमेंट की बात करें तो सबसे आसान प्रश्न ये है। इसमें आपको किसी चीज़ को देख के एक टेबल में लिखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि उस टेबल में कौन सी चीज़ जाएगी। एक पत्र होता है तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होता है, क्रम संख्या, दिनांक, पत्र संख्या और फिर प्रेषक और प्रेषिती, उसके बाद जो है उसमें क्या मूल कथ्य है और अभियुक्ति। तो इस तरह से 6-7 कॉलम में जो है पूरे पत्र को एक सार संक्षेप में लिख देना होता है, उसको टैबुलर फॉर्मेट कहते हैं। और ये 15 अंक होता है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस के साथ में लिख रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि किस टेबल में, किस सारणी में, किस कॉलम में क्या लिखना है, तो आप 15 में 15 भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं तो 12-13 तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिल ही जाएंगे। पत्राचार, जहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाने को आता है लेटर का, या पत्र की विशेषता पूछ ली जाती है, 2 तरह के पत्रों में अंतर पूछ लिया जाता है। तो ये जो है इसमें 3 आपके यहाँ 1, 2, 3 दिया हुआ है। लगभग 10-11 तरह के पत्र होते हैं। शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालय, आदेश, कार्यालय, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, जितने लिखे हैं बस इतने ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता। जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफाइंड है। तो इन सभी का आपको पत्र लेखन में अभ्यास करना होगा। 2 तरह के होता है, एक तो आप जो है डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं, यानी जो ब्लैंक फॉर्म, केवल उसमें फॉर्मेट बनाना होता है। दूसरे में उदाहरण बनाना होता है, आपको उदाहरण दिया भी जा सकता है कि ऐसी ऐसी एक कंडीशन है, उसमें आपको जो है एक पत्र लिखना है, आपको बता दिया गया कि इनको पत्र लिखना है, तो आपको सेम उसी तरह से पत्र लिखना होगा। तो ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, टेक्निकल है, इसमें छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दिया जाता है। और इसलिए जो है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपका सीनियर, आपका जो आपकी जो है पत्र को जांच सके और आपकी कमियां बता सके। वही चीज़ निबंध के साथ भी लागू होती है। तो ये पत्र लेखन हो गया, 24 अंक का है। अगर आप जो है इसमें अच्छा अभ्यास करते हैं तो आप जो है 18, 19, 20 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। अगला जो है पारिभाषिक शब्दावली, इसमें जो है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक जो है शब्द पूछे जाते हैं। 5 हिंदी से अंग्रेजी में आपको करने रहते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में चेंज करना रहता है। तो किस तरह के आए थे हम दिखाएंगे। इसमें बस इतना आपको करना रहता है कि आप जानते हैं कि किसी भी हिंदी शब्द का और अंग्रेजी शब्द का 2 तरह का मीनिंग होता है। एक उसका बिल्कुल सामान्य प्रयोग होता है जो हम आम जो है बोलचाल में यूज़ करते हैं। एक हम जो है उसको कहीं कार्यालयी प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक पत्र में करते हैं, या जो है कोर्ट के जजमेंट में करते हैं, या जो है व्यावसायिक कार्यों में करते हैं। तो उस बस आपको उस वाले अर्थ पर फोकस करना है। आपको सामान्य अर्थ इसमें नहीं लिखना। सामान्य अर्थ आप लिखेंगे तो उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा उस शब्द का आपको एक जो विशेष अर्थ होता है केवल उस पर जो है चर्चा करनी है, उसी को आपको लिखना है। और बिल्कुल आप जो है ये 20 अंक में 20 अंक ला सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसका क्या स्रोत होना चाहिए, इसके लिए जो है आप अगर देखें तो जो राजभाषा विभाग है उसकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप प्रशासनिक शब्दावली की PDF होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप जो है सबसे अच्छा है कि जो भी आपके पास किताबें हैं, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे साहब हैं, बाकी वासुदेव नंदन है, हरदेव बारी हैं, जितनी भी मानक पुस्तकें हैं सभी में आखिरी में प्रशासनिक शब्दावली दी हुई है। पहले आप उतना पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप प्रशासनिक जो शब्दावली कोष है जो वेबसाइट पे अपलोड है राजभाषा विभाग के,
वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला सेगमेंट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें आपसे 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी जाती हैं, उनका आपको अर्थ बताना होता है और उसका अपने शब्दों में प्रयोग करना होता है। यानी कुल मिलाकर जैसे आप पहले करते रहे हैं हाई स्कूल इंटर में वाक्य प्रयोग, उसी तरह से आपको यहाँ पर करना है और 10 अंक का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रटी रटाई चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि क्या होगा, अगर आप जो है किसी किताब से पढ़ रहे हैं और आप उस किताब में जो वाक्य प्रयोग दिया है आपने वही वहाँ पर लिख दिया और जैसा आप कर रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने जो है क्या किया है, किसी किताब से रट के जो है इसका वाक्य प्रयोग किया है। इसलिए आप किताब से पढ़ें, क्योंकि किताबों में ही मैटर है। किताब से पढ़िए, वाक्य प्रयोग को भी वहाँ देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि उसको अपने शब्दों में ढालिए। और दूसरी चीज़, एक यहाँ विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं जो किसी न किसी करंट सिचुएशन से रिलेट करते हैं। जैसे आँख दिखाना एक मुहावरा है, तो आँख दिखाने का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जो है अपना प्रभाव दिखाना, गुस्सा होना या जो है धमकाना, इस तरह का। तो अगर आप जो है इसको किसी करंट कंटेक्स्ट में उसका प्रयोग करेंगे तो जो है वो ज़्यादा बेहतर। जैसे मान लीजिए कि जब पाकिस्तान भारत को हमेशा आग दिखाता रहता है, या यूएन में जो है जब इस तरह की जो है बात हुई तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है आग दिखाना, इसी तरह से गीदड़ भभकी देना, तो पाकिस्तान जो है भारत को जो है प्रायः गीदड़ भभकी दिया करता है। तो इस तरह से मतलब आप अपने मन से फ्रेमिंग करिए सेंटेंस की, और अगर आप उसको करंट से जोड़ पाइए तो वो सबसे बेहतर होगा और एग्जामिनर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने खुद से ही लिखा है, आपने किताब से इसको रटकर नहीं लिखा है और ये आपकी स्वयं की जो है आपके दिमाग की उपज है। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान आता है, ये 10 अंक का होता है। इसमें 50 शब्दों में अधिकतम जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कंप्यूटर जैसे पिछली बार पूछा गया, पेन ड्राइव क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, और पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की विशेषताएं क्या हैं। सामान्य प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्न होते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, जो CCC वाला स्तर है, उस तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। इसके लिए आप जो है कंप्यूटर की कोई भी एक सामान्य बुक जो है जो CCC लेवल की हो, ल्यूसेंट की आती है, बाकी और भी अरिहंत पब्लिकेशन की, कई सारे पब्लिकेशन की आती हैं, कोई भी ले लीजिए और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है नए नए क्वेश्चंस को आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर ज्ञान हो गया। और इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपसे पूछा गया, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रैम क्या है तो आपको रोम नहीं बताना, आपको रैम ही बताना है। रैम का आप फुल फॉर्म बताइए, किस प्रकार की मेमोरी है, क्या इसका प्रयोग होता है, बस इतना सफिशिएंट है। क्योंकि आपको 4 या 5 लाइन लिखना है जो 50 शब्द के लिए पर्याप्त है, तो आपको हर तरह की मेमोरी का वर्गीकरण वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो आप 2 में 2 नंबर निश्चित रूप से यहाँ पर गेन करेंगे। तो ये हो गया जो है परंपरागत हिंदी आलेखन का जो है पोर्शन। अब हम आगे जो है इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इसको भी एक नज़र आप जरूर देखिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो 2017 मेंस और 2016 मेंस दोनों के हम क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। अच्छा, पहले आगे बढ़ने से पहले जो है जो सामान्य शब्द ज्ञान में यानी जो वस्तुनिष्ठ वाला है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसा मैंने बताया कि 5 टॉपिक वही हैं, 6 शब्द पूछे जाएंगे, 12 अंक का हो जाएगा, कुल मिला के 60 नंबर हो जाएगा 30 क्वेश्चंस का। और हिंदी निबंध, यहाँ पर हिंदी निबंध पर जो है चर्चा करना जो है बहुत ज़रूरी है। हिंदी निबंध में जो है पूर्णांक 120 होता है, यानी 40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने हैं। शब्द सीमा कितनी होती है? 600 होती है, जो कि 1 घंटे में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं अगर आप जो है निबंध की आपने अभ्यास किया है। मतलब उस 1 घंटे में आप 10 मिनट निबंध की फ्रेमिंग पे भी देंगे, क्योंकि फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। आपको जो है प्रस्तावना में क्या लिखना है, मुख्य भाग में क्या लिखना है, उपसंहार में यानी कंक्लूजन में क्या लाना है। जब आप इसको एक रफ पे जो है पहले से एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, अगर आपने मेरा
वीडियो नहीं देखा है निबंध कैसे लिखें, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, उसमें एग्जाम्पल सहित ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इसकी फ्रेमिंग जो है 10 मिनट में आप बना लीजिए, बाकी के 50 मिनट में आराम से 600 शब्दों का आप एक बढ़िया प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जो सेक्शन है ये रटने से, याद करने से नहीं होगा। यहाँ पर आपका वास्तव में जो लेखन कौशल है वो परखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिसमें सैकड़ों निबंध दिए हुए हैं, हर टॉपिक पे निबंध आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम उसको याद करके चले जाएं, उसी से तैयार करके चले जाएं और वहाँ जाकर हम रिप्रोड्यूस कर देंगे, तो एक तो इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि आप जितना भी तैयार करेंगे ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ामिनर को निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि आप किसी किताब से आपने रट कर यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि निश्चित रूप से उसके सामने आपके ही जैसे 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की कॉपियाँ आ जाएंगी, तो उसको ये अनुमान हो जाएगा। और नंबर इसमें वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर आपका काम जो है सबसे अलग दिखाई देगा, आपका लेखन सबसे अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न में 3 सेक्शन होते हैं का खा गा करके, और आपको इस वाले में से एक लिखना है, कोई नंबर 2 वाले में से एक कोई निबंध लिखना है, नंबर 3 वाले में से कोई निबंध लिखना है। यानी आपके पास 9 प्रश्न होंगे, 9 कुल निबंध आपके सामने होंगे, जिसमें से 3 करना है, लेकिन हर सेक्शन से 1 करना जरूरी है। तो पहला जो है क्षेत्र जो है वो सामाजिक विषय जैसा क्षेत्र है। इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से तीनों पे एक एक निबंध आएगा और आप जो है इसमें से एक आपको करना होगा। इसी तरह से सेकंड वाले में विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पे पहला क्वेश्चन होता है, दूसरे पे आर्थिक क्षेत्र, तीसरे पे कृषि एवं व्यापार, तीसरा जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इस पे एक टॉपिक निबंध होता है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। तो निबंध की जो तैयारी है उसके लिए आपको अभी से कोशिश करिए कि जो पिछले 1 वर्ष की योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन है, अगर आप उनकी PDF कलेक्ट कर पाएँ, जो बहुत आसान है, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे और वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, और अगर आप उसको लेते रहें, आपके पास है, या जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं बुक्स के, वो भी जो है इनको हटाते नहीं हैं, उनके पास काफ़ी पुराना कलेक्शन भी मिल जाता है, तो आप उनसे ले सकते हैं। क्योंकि कुछ बर्निंग इशूज़ होते हैं और उसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें जो आंकड़े दिए होते हैं जो है लेख में उनके, वो प्रमाणिक आंकड़े होते हैं। सरकारी मैगजीन है चूँकि, तो उसको लिखने में भी आपको कोई रिस्क नहीं है, तो आप अगर उनसे जो है अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, आप कम से कम जो है 1 से 2 पेपरों के संपादकीय, अगर आप उसको सेम डे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो उसको कलेक्ट करके रख लीजिए और उस पर क्या उससे जो निबंध बनाया जा सकता है उसको लिखिए। और किसी भी निबंध को लिखने के लिए जो सबसे बेस है वो ये है कि आप पहले उस पर एक जो है क्या लिखें, आप उस पर एक नोट लिखें। नोट का मतलब है जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं उसको लिखें, यानी एक राइटअप लिखें, सीधा सा कह लीजिए लेख लिखें। लेख और निबंध में ये अंतर होता है कि लेख में जो है कोई प्रस्तावना और कोई उपसंहार नहीं होता है, वो फ्लैट लिखा जाता है। और जो निबंध है उसमें बिल्कुल एक, क्योंकि निबंध क्या है, एक हिंदी साहित्य की एक शैली है, तो उसका एक निश्चित फॉर्मेट है जिसको वहाँ पर फॉलो करना होता है नियमता। तो लेख लिखने का मेरा यहाँ पर आशय ये है कि मान लीजिए जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था कृषि कानूनों के बारे में, जो हमने पढ़ाया भी था वो आ गया था, और अच्छी बात ये रही कि 9 में से 5 निबंध वही आए थे जो हमने अपने कोर्स में पढ़ाया था, दिया भी था जो है। बाकी निबंध बहुत सारे कराए थे, लेकिन वो डिक्टो आ गए और वो वाले निबंध आ गए जो व्याख्या सहित हम लोगों ने दिए थे। तो हमारे स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छे से उन निबंध को किया, क्योंकि उसका हम लोगों ने कई बार जो है रिवीजन भी कराया। तो मान लीजिए इस बार आ जाता है कि MSP की सार्थकता। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन का जो है अब अवसान हो चुका है,
और अब जो एक नई डिमांड आई है सामने, देश के सामने किसानों के द्वारा और किसान संगठनों के द्वारा, कि एमएसपी जो है इसको एक एमएसपी गारंटी कानून इसके लिए लागू होना चाहिए। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, कोई भी अनाज जो एमएसपी के दायरे में आता हो वो एमएसपी से नीचे कहीं ना बेचा जा सके। लेकिन क्या ये फीजिबल है, क्या ये सरकार के लिए जो है फ़ायदेमंद है? तो सरकार के लिए तो निश्चित रूप से जो है दुश्वारी है, लेकिन क्या ये किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है? तो अगर आपको इस पर एक निबंध लिखना हो, इसकी सार्थकता पे चर्चा करनी हो, तो आपको दोनों पक्ष को जो है लेके चलना पड़ेगा और आखिरी में एक जो है सकारात्मक कंक्लूजन यानी एक जो है सकारात्मक निष्कर्ष देना पड़ेगा अपने निबंध में। तो अब इसके लिए आप बेसिक तैयारी क्या करेंगे? पहले तो जो कृषि कानून थे वो रद्द हुए, उनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एमएसपी क्या है, कब शुरू हुआ था, किस समिति की सिफारिश से शुरू हुआ था, कब कब इसमें बदलाव हुए, रिसेंट में एमएसपी में कितनी तरह के जो है खाद्यान्न शामिल हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, और एमएसपी गारंटी कानून जो मांग हो रही है इसकी मांग क्या है, ये अगर ये लागू होता है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक लेख में लिखकर रख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे। हो सकता है 1500 शब्दों का एक लेख लिख लें जिसमें एमएसपी के बारे में सारी चीज़ें आ जाएँ जो रिक्वायर्ड हैं। अब जब आपने एक लेख तैयार कर लिया, उससे आप जो है 600 शब्दों का एक निबंध तैयार करें। तो यही तरीका होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल आपको इकट्ठा करना होता है। तो रॉ मटेरियल या तो आप लिख के तैयार करिए, या उसको आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप लगातार पढ़ते हैं, तो आप उसको कई स्रोतों से पढ़िए, अपने दिमाग में उसका एक खाका खींचिए, एक फ्रेमवर्क बनाइए, उसके आधार पर आप जो है निबंध लिखिए। तो इसी तरह से जो है निबंध का अभ्यास किया जाता है। और निबंध में जैसा कि मैंने बताया था कि उसकी फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी प्री फ्रेमिंग यानी पहले से, निबंध लिखने के पहले आपको उसकी एक फ्रेम योजना बनानी पड़ेगी, किस तरह से लिखें। अच्छा, समीक्षा अधिकारी जो है प्री और मेंस के लिए जो ई बुक की बात की थी, तो यहाँ पर जो है जो पीडीएफ अगर आपको ऐप से प्राप्त होने में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों आपको जितनी भी किताबें रिकमेंड की जाती हैं, मेरे द्वारा खुद भी रिकमेंड की जाती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वो कुछ भी ना पढ़ें, केवल एक ऐसी बुक हो आपके पास जो पूरी तरह से प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, और आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो है ऑब्जेक्टिव पेपर उससे श्योरिटी के साथ 60 में से 55 प्लस वाले टारगेट के साथ निकाल सकें, तो ये हमारी बुक सफिशिएंट है। 2016 2017 दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2021 का भी एग्ज़ाम हुआ, तीनों में 55 प्लस क्वेश्चंस जो है हमारी इस बुक से आ चुके हैं, और हमने इसको जो है लगातार अपडेट भी करते रहते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, और आपका जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये रामबाण है ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए। अब मुख्य परीक्षा का जो है जीएस, इस पे तो चर्चा हो ही गई है। अब एक एक सेगमेंट में क्या क्या पूछा गया था इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये देखिए, ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इस तरह से पैरा दिया था, उसमें जो है इस गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक, सारांश और संक्षेप, इसका 3 यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने रेड कर दिए हैं 3 लाइनें, इनका संक्षेपण करना होता है। तो इस पर एक भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए, समझ जाएंगे किस तरह से जो है इसको किया जाता है। इसी तरह से ये 2016 में जो अभी मतलब लेटेस्ट पेपर हुआ था, क्योंकि 2016 मेंस बाद में हुआ है, उसमें ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। जो टेबुलर फॉर्म में लिखना रहता है, इस तरह से आपको एक पत्र दे दिया जाता है और उसकी जो है आपको टेबल में लिखना रहता है। ये 2016 मेंस में यानी रिसेंट वाले एग्ज़ाम का जो है पूछा गया था, और इसमें एक नई चीज़ कर दी गई थी। इसमें पहली बार जो है पत्र में प्रतिलिपि कर दी गई थी, और जो लोग रटे रटाए फॉर्मेट्स तैयार करते हैं सभी लोग जो है इस क्वेश्चन में जो नीचे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें प्रतिलिपि भी की गई है, तो इसमें जो है एक कॉलम हमको और बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि हमने अपने कोर्स में बताया भी था
जो चैनल पे भी वीडियो अपलोड है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा निश्चित रूप से उसको फॉलो किया होगा। तो ये प्रतिलिपि वाली बात जो है ये काफ़ी लोगों ने नहीं की, जो बाद में बातचीत हुई उनसे जो है तो उन्होंने बताया कि इधर इस ओर ध्यान नहीं गया। इसके बाद ये देखिए 17 मेंस में किस तरह से प्रश्न पूछे गए। अर्थशास्त्री पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ज्ञापक का आशय समाप्त हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो लिखित प्रारूप कुछ और नहीं होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिखित प्रारूप का मतलब है केवल उसका ड्राफ्ट बनाना है। जब तक आपको उदाहरण सहित न दिया जाए तब तक आप जरूरी नहीं है कि उदाहरण लिखें उसका जो है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है जो 2016 मेंस हुआ उसमें भी जो है इसी तरह से, और ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था, वही आ गया। और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको जो है किया भी था। फिर ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन देखिए 2017 मेंस में जो है जैसे शब्द पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव, अब इसको हिंदी में लिखना है, तो लिखा हमने प्रशासनिक। सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, इसका दूसरा मतलब हो सकता है, एक सामान्य मतलब इसका और भी हो सकता है, लेकिन हमको वही लिखना है जो है कार्यालयी भाषा है। कॉग्निजिबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, इटिक्वेट शिष्टाचार, ग्रांट इन एड सहायता अनुदान। इसी तरह से ग्राहक का जो है कस्टमर, परिवीक्षाधीन यानी प्रोबोशनरी, प्राधिकरण की इंग्लिश जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में आएगी वो अथॉरिटी आएगी। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपरिहार यानी कंपल्सरी, तो ये हो गया। इसी तरह से 2016 में आप देख लीजिए ये सभी जो है हमने जो अभ्यास कराया था वहाँ पर जो है इसको ये सब क्वेश्चन वहीं से आए थे, कोई भी बाहर से नहीं आया था। जो भी हम लोगों ने कोर्स में दिया था उसी में से जो है ये क्वेश्चन सब पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जैसा कि हमने बात की थी, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में अर्थ लिख दिया है, जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना, तो केवल लिखा पढ़ी करना, सार्थक कार्य ना करना। इस तरह से इसका भावार्थ लिख देंगे और इसका एक वाक्य प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से 2016 मेंस में जो है रिसेंटली जो है ये पूछा गया सब जो है। कंप्यूटर ज्ञान में किस तरह के प्रश्न आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था। MS वर्ड क्या है, रैम क्या है, पेनड्राइव क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया। 16 मेंस में पूछा गया XML, जो XML फाइल होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। बायोस क्या है, इसकी अवस्थिति क्या होती है, बायोस कंप्यूटर में कहाँ पर होता है। गूगल द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान हेतु प्रारंभ नई मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, आप जानते हैं जीपे। GPRS क्या है, तो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहले आप GPRS का फुल फॉर्म बताएंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस बताएंगे, उपयोग बताएंगे। CD-ROM क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए और इसका कार्य क्या है ये बता दीजिए। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो हमने निबंध पर भी डिस्कस कर लिया था। निबंध किस तरह से आए थे ये देख लीजिए 2017 में। 2017 में संस्कृति, साहित्य और समाज के अनुन्याश्रित संबंधों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जब पहला वाला ये सेगमेंट आता है तो इसमें 3 ही कीवर्ड होते हैं। मैंने पहले भी बताया स्टडी में आपको, एक तो संस्कृति मिलेगा, साहित्य मिलेगा, समाज मिलेगा। समाज की जगह कभी कभी सभ्यता शब्द भी आपको लिखा मिल सकता है, और इनका आपस में इंटर रिलेशन यानी संस्कृति से सभ्यता का, साहित्य से सभ्यता का, या समाज से सही साहित्य का, समाज से संस्कृति का, या इन तीनों के आपस में, कुल मिलाकर आप ये 3 कीवर्ड पर आधारित जो है पहले सेक्शन से प्रश्न आते हैं। तो जो लोग साहित्य, संस्कृति और सभ्यता यानी इस तरह के सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं, या उनका कोई साहित्य वाला सब्जेक्ट रहा है, परंपरागत कोई सब्जेक्ट रहा है, तो उनको ये सेगमेंट सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लिखना आसान है। अगर आप इन तीनों पर जो है एक अच्छा राइटअप तैयार करके रख लें तो आप इनको जो है हर जगह आपस में कंबाइन कर सकते हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार कीजिए। भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। इसी में खंड 2 आया था विज्ञान वाला। देखिए विज्ञान जहाँ विकास का कारण है वहीं विनाश का कारण है। आपने बहुत पहले इस तरह के निबंध
छोटी क्लासों में लिखाए जाते थे कि विज्ञान विनाशक है, संहारक, मतलब सृजन भी करता है, विनाश भी करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। फिर सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंताधारा का निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार कीजिए। कथन दिया है भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर तीसरा सेक्शन एग्रीकल्चर का ही होता है मोस्टली, तो यहाँ पर जो है हमेशा जो है कोई ना कोई इसी तरह का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। खंड 3 में जो है प्राकृतिक आपदा वाला पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा उसके बाद जो है नक्सलवाद, ये जो है करंट से रिलेटेड ले लिया, और ये भी करंट से जुड़ा है कि पड़ोसी देशों से आने वाली चुनौतियाँ और समाधान पर निबंध। ये 16 का मेंस है जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि, देखिए मैंने कहा था ना साहित्य वाला जो है उसमें दो तीन कीवर्ड्स पे ही ये पूरा घूमता है। साहित्य और समाज यहाँ पर आ गया, और इसके साथ दे दिया कि साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, यानी साहित्य किस प्रकार से समाज की पुनर्रचना करता है, पुनरुत्थान करता है, पुनर्संरचना करता है। बस इसी को आपको जो है इलेबोरेट करना है। दूसरा पूछा गया वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप। फिर पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है, विज्ञान वाले सेक्शन में आ गया। कोरोना महामारी, ये सब निबंध हम लोगों ने कराए थे। कृषकों की समस्याएं और उसका निदान। फिर भारत चीन सीमा विवाद, उस समय चर्चा में था रिसेंटली जो है, क्योंकि चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया था और संघर्ष भी हुआ था सीमा पे, तो उससे रिलेटेड आ गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई आई थी, और ये हम लोगों ने निबंध अच्छे से कराया था, चैनल पर भी इसका वीडियो अपलोड है, देखिएगा। और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। तो इस तरह से ये निबंध वाला सेक्शन जो है, तो कुल मिलाकर मेंस इतना आसान नहीं है, लेकिन मेंस को अगर आप एक लयबद्ध तरीके से और रोज, मतलब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इसमें। आप ऑब्जेक्टिव वाले पेपर की तरह या प्रीलिम्स की तरह जो है डिसकंटिन्यूटी से नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कंटिन्यूटी करनी है। और लिखना, इस परीक्षा को पास करने का एक ही मूल मंत्र है, लिखना लिखना और लिखना। जितना अधिक आप लिख के अभ्यास करेंगे, हर चीज़ को लिख के अभ्यास करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हम संक्षेपण वाला क्वेश्चन है तो हम उसको खोल के किताब से पढ़ रहे हैं और आपने सोचा कि हमने पढ़ के समझ लिया, नहीं, आप उसको लिखेंगे। लिखने से क्या फ़ायदा, संक्षेपण तो आप मन में भी कर लेंगे, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो वाक्य वर्तनी की त्रुटि होती है, जो कॉमा फुल स्टॉप की गलतियाँ होती हैं, जो आपकी लाइनें प्लेन पेपर पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भागती हैं, और निश्चित समय में उसको पूरा करने का अभ्यास, ये सब चीज़ें लगातार लिखने से ही आएगा। क्योंकि जो समय मिलता है वो लिमिटेड होता है, और आलेखन में 7 जो है चीज़ें, 7 सेगमेंट होते हैं जिसको आपको एक दिए हुए समय में पूरा करना है, अच्छे से करना है, साफ सफाई से करना है, स्पष्टता से करना है, और पठनीय हो इस तरह से करना है। तो ऐसी स्थिति में जितना आप लिख कर अभ्यास करेंगे, कापियाँ भरेंगे, उतना अच्छा आप नंबर गेन करेंगे, और निश्चित रूप से आप जो है सफलता के बहुत करीब जा सकेंगे। ये 2014 में निबंध पूछे गए थे, आप इसको देख सकते हैं, बाकी आपके पास बुक होंगी। ये हम लोगों ने 2016 जो मेंस का बैच चलाया था, उसमें ये देखिए हम लोगों ने ये सब कराए थे, और इन्हीं में से निबंध आए थे। हम लोगों ने लास्ट तक कुल जो है 66 निबंध जो है अपडेट कराए थे, जिसमें से जो हमारे स्टूडेंट्स ही थे उन्हीं के निबंध जो है, जो बेहतर निबंध थे उनको जो है हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ट्रांसफॉर्म करके और उसको सबके लिए दे दिया था। बाकी जो 15 निबंध हमने फ्रेमिंग के साथ कराए थे, उसी में से जो है इतना ईश्वर की कृपा से आ गया था कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे निबंध जो है अच्छे से लोगों ने कर लिए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है मेंस का जो सिलेबस है ये अभ्यास वाला है। यहाँ पर लगातार अभ्यास से ही जो है आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, और इसलिए जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसको, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि जो जीएस आपने पढ़ा था वो बिल्कुल आप जो है उसको छोड़ दीजिए और आप केवल हिंदी और निबंध और इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाइए। तो कहने का मतलब बस इतना है कि
हर चीज़ की टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करिए। टाइमिंग यहाँ पर बहुत मायने रखती है। अगर आपका एक अच्छा टाइम टेबल होगा, एक अच्छा मतलब आपको अगर ये देखना है कि हफ्ते में 2 निबंध लिखने हैं, तो निश्चित रूप से आपको 2 निबंध हफ्ते में लिखने ही होंगे, क्योंकि 3-3.5 महीना का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कब आपके हाथ से फिसल जाएगा समय, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप भी लीडर बोर्ड में आना चाहते हैं और सचिवालय में या जो है अन्य विभागों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी एक प्रतिष्ठित सरकारी जॉब के पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और बिना समय गंवाए मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा, क्योंकि जो पिछले अनुभव हैं, रात दिन आखिरी में पढ़ना पड़े उससे अच्छा है कि अभी से जो है आप पढ़िए। और इसमें ये भी नहीं है कि आप रात दिन पढ़ के भी अच्छा पढ़ पाएंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभ्यास की विषय वस्तु है। इसलिए अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। इन केस आपका जो है प्रीलिम्स में नहीं होता है, किसी वजह से नहीं होता है, तो ये अभ्यास आपका बेकार नहीं जाने वाला, निश्चित रूप से आगे काम आने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि 10 जनवरी तक जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, आयोग को दे देना चाहिए, तभी जो है 10 अप्रैल को एग्ज़ाम जो है अच्छे से आप लोग दे पाएंगे, तैयारी के साथ दे पाएंगे। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो है जो मैंने बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको इसका लाभ होगा। और कोर्स से जुड़ना चाहेंगे तो आपको कुछ भी अलग से जो किताबें हैं, मटेरियल है, लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी, हर तरह का आपका जो है कॉपी चेक होगी, और सारी जो है राइटिंग में इम्प्रूवमेंट, ये सभी आपको वहाँ पर कराया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर हम लोग जो है एक एक सेक्शन पर आगे जो है चर्चा करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद।